अनुशासन क्या है? अनुशासन कोई डंडा लेके आपके पीछे लगा हुआ नहीं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो अनुशासन का मतलब है संगठन ने कोई लक्ष्य, कोई उद्देश्य निर्धारित किया है और जो उद्देश्य निर्धारित किया है उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है, उद्देश्य पूर्ण करने के लिए जो कार्य प्रणाली निर्धारित की गई है उस कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर ही कार्य करना अनुशासन है। मनमानी तरीके से काम नहीं करना, प्रत्येक व्यक्ति को जैसा लगता है वैसे ही नहीं करना। अगर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति करने लग जाए तो वहां पर बाजार हो जाएगा, वहां संगठन नहीं रहेगा, वहां बाजार हो जाएगा। जैसे बाजार में लोग कुछ आलू खरीदने के लिए, कुछ बैंगन खरीदने के लिए, अलग अलग तरह का सब्जी खरीदने के लिए, कोई सोना चांदी खरीदने के लिए, और कुछ लोग जो खरीदने के लिए आए हैं उसका पाकिट लंपास करने के लिए। तो हर आदमी केवल एक ही मकसद से बाजार में नहीं जाता है, हर एक का अपना अपना मकसद होता है। तो संगठन बाजार की तरह नहीं है। संगठन जो है वो केवल एक ही मकसद के लिए कार्यरत है। करोड़ों लोग संगठन में हो सकते हैं मगर करोड़ों लोगों का एक ही मकसद होगा। लोग करोड़ों हो सकते हैं और करोड़ों जो लोग हैं उनका एक ही मकसद होना चाहिए। बल्कि इस बात को दूसरे तरीके से समझा जा सकता है कि जो भी संगठन के अंदर आ गया उसकी शर्त है उद्देश्य को माना तो अंदर आ जाओ, उद्देश्य को नहीं माना तो अंदर आने नहीं दिया जाएगा। अगर आप हमारे उद्देश्य को मानते हो तो ही आपको अंदर आने दिया जाएगा। अगर आप उद्देश्य को नहीं मानते हो तो जब तक नहीं मानते हो बाहर रहो, अंदर नहीं। तो इसका मतलब जो भी अंदर है उस अंदर वाले व्यक्ति को सबसे पहले हमारा उद्देश्य, हमारी विचारधारा, हमारी कार्य प्रणाली ये मंजूर होनी चाहिए। और अगर आपको आने के पहले ये सारी बातें मंजूर है तो उसके अनुसार आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि उद्देश्य पर भाषण देने से पूरा होने वाला नहीं है। विचारधारा रटने से, तोते की तरह रटने से उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। उद्देश्य विचारधारा तब पूरी होगी जब उस पर आप निष्ठापूर्वक अमल करने का काम करेंगे। अगर आप निष्ठापूर्वक अमल करने का काम करेंगे तो आपको परेशानी होना तय है, आपको दिक्कतें आना तय है, आपको डिफिकल्टीज आना तय है। वो हमारे सामने भी हजारों लाखों दिक्कतें आई। दिक्कतें हमारे लिए परेशानियां खड़ी नहीं करते। एज पर एज कंसर्न, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं हमेशा अपने लिए एक प्रिंसिपल मानकर चलता हूँ कि दिक्कतें मेरे लिए कभी कोई परेशानियां खड़ी नहीं कर सकती। दिक्कतें किसी भी व्यक्ति को जो इरादामंद है, डिटरमिन्ड है, उनके लिए कभी परेशानियां खड़ी नहीं कर सकती। बल्कि दिक्कतें वो रास्ता बताती है कि ये रास्ते से आपको जाना होगा, बशर्ते आपको इरादामंद होना चाहिए, डिटरमिन होना चाहिए, संकल्पबद्ध होना चाहिए। तो दिक्कतें आपको हटा नहीं सकती अपने मकसद से अलग। बल्कि आपको जो भी दिक्कत आती है
वो दिक्कत पर जो भी विचार मंथन आप करेंगे रास्ता निकलेगा। तो दिक्कतों से आपको रास्ते मिलते हैं, नई राह मिलती है, नया तरीका मिलता है और बात आप आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हो। मगर इरादामंद लोगों के लिए ही रास्ता बनाता है दिक्कतें, परेशानियां, डिफिकल्टीज। जो इरादामंद संकल्पबद्ध लोग हैं उनके लिए रास्ते बनाता है, और जो लोग इरादामंद नहीं हैं, जो संकल्पबद्ध नहीं है, वो आदमी परेशान हो जाते हैं। बहुत लोग बैठ जाते हैं, निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बल्कि मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको दिक्कतें और परेशानियां ना हो तो आप कोई भी काम आगे नहीं बढ़ा सकते। दिक्कतों से ही आप आगे बढ़ सकते हैं, दिक्कतों को दूर करने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दिक्कतें कोई समस्या खड़ी नहीं कर सकते, बल्कि रास्ता दिखाते हैं। तो मैं आप लोगों को अनुशासन के बारे में बता रहा हूं कि अनुशासन कार्य प्रणाली जो निर्धारित की गई है उद्देश्य पूर्ति के लिए, उस कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर आपको काम करना है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर यदि कार्य करेगा, प्रत्येक कार्यकर्ता, तो सारे देश के कार्यकर्ता अनुशासन में हो जाएंगे, अनुशासनबद्ध हो जाएंगे। और अनुशासनबद्ध होने के बाद वो सारे लोग एक ही मकसद के लिए काम करेंगे। तो आप अंदाजा लगाओ कि वो मकसद कितने तेजी से पूरा हो सकता है। सभी लोगों की ऊर्जा, सभी लोगों के साधन संसाधन केवल एक ही मकसद के लिए कार्यरत हो जाएंगे तो मकसद जल्दी से जल्दी पूरा हो सकता है। मैं अनुशासन के रेफरेंस में एक उदाहरण आपको बताता हूं। 80 के लगभग 81 के आसपास चंडीगढ़ में काशीराम जी के समय में बामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। तो दिल्ली से कुछ IAS ऑफिसर, जिसमें कुछ अनुसूचित जाति के भी लोग थे, वो लोग वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने चंडीगढ़ में सचिवालय में कुछ काम करने के लिए या समीक्षा करने के लिए भेजे थे। उसमें कुछ अनुसूचित जाति के भी IAS ऑफिसर थे। जब उनको पता चला कि ये यहाँ बामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन है बैकवर्ड लोगों का, तो वो वहाँ शामिल होने के लिए आए। तो जो मेन गेट था, क्योंकि बाकी तो सारा टीना कंपाउंड से बंधा हुआ था, क्योंकि हमारा कोई भी अधिवेशन जो है वो टीना कंपाउंड से बंधा रहता है। एक बार गुजरात में हमारा RTO ऑफिस के पास अधिवेशन था। गोचर की जो ज़मीन है वहाँ पर हमने अधिवेशन किया था। वहाँ एक इंस्पेक्टर राठौड़ जो है वो अंदर आकर मुझे कहने लगा कि आप अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, हमारे पुलिस वालों के लिए भी ये टीना कंपाउंड के अंदर एक जो है एक टेंट बना दो, वहाँ हम लोग रह के हम लोग आपके लिए सिक्योरिटी का काम करेंगे। तो मैंने राठौड़, जो इंस्पेक्टर राठौड़ थे शेड्यूल कास्ट के, उनको मैंने कहा कि आपके लिए हम लोग कैंप बनाएंगे, मगर ये टीना कंपाउंड के बाहर बनाएंगे, अंदर नहीं बनाएंगे। कहा क्यों? मैंने कहा आप गुजरात सरकार के पुलिस है और ये जो BVF आप देख रहे हैं ये हमारी पुलिस है। आप गुजरात सरकार के पुलिस है और ये BVF हमारी पुलिस है। दोनों का अनुशासन अलग अलग है। आपका अनुशासन गुजरात सरकार का आदेश मानने के लिए बाइंडिंग करता है और हमारा अनुशासन आप मानेंगे नहीं, हमारा अनुशासन हमारा BVF मानेगा। तो आपका जो राहुटी है, कैंप है, वो हम लोग टीना कंपाउंड के बाहर करेंगे। मैंने कहा एक और बात, मैंने कहा राठौड़ साहब आपको बताना चाहता हूँ, ये अधिवेशन 5 दिन का है और इस 5 दिन में हम अपनी
इस देश में गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और 5 दिन में हम इसकी रिहर्सल कर रहे हैं कि क्या 5 दिन हम अपनी गवर्नमेंट चलाकर दिखा सकते हैं। अगर आप अंदर रहेंगे तो आप तो गुजरात सरकार के हैं, हम अपनी सरकार का रिहर्सल इधर कर रहे हैं और इसके लिए अवरोध खड़ा होगा। तो इसलिए आपकी राहुटी हम लोग टीना कंपाउंड के बाहर करेंगे। तो मैंने कहा ये जो टीना कंपाउंड है ये हमारी बॉर्डर लाइन है और इसके अंदर भू प्रदेश है। ये भू प्रदेश पर हमारी ज्यादा नहीं 5 दिन सरकार चलेगी। यहां केवल हमारा आदेश चलेगा, किसी का भी आदेश नहीं चलेगा। आप आएंगे तो आपका आदेश चलाओगे, यहां केवल हमारा आदेश चलेगा। तो हम ये ट्रायल कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं कि अगर इस देश को चलाने का मौका हमको मिले तो इसको कैसे चलाना होगा। तो हम ये 5 दिन जो है ये इसको अनुशासित तरीके से चलाना चाहते हैं। तो उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, तो वो जो आईएएस अधिकारी है वो मेन गेट से जब अंदर जाने लगे तो 2 बीबीएफ वहां डंडे लेकर खड़े थे। उन्होंने कहा आपके यहां डेलीगेट कार्ड है? नहीं, आप नहीं जा सकते। अच्छा, तो उन्होंने धौस जमाने की कोशिश की। हम लोग आईएएस अधिकारी, हो सकते, हम लोग आईएएस अधिकारी, हो सकते। अब हम लोग ये नहीं कह रहे कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। मतलब मैं नहीं था वहां, हमारे बीबीएफ के लोग थे, काशीराम जी के समय की बात है। तो मगर आपको आप अंदर नहीं जा सकते। तो उन्होंने आईएएस अधिकारी थे, तो उन्होंने कहा कि हमारा एक मैसेज आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचा सकते हैं। कहा ये कर सकते हैं, ये काम हम कर सकते हैं। तो उन्होंने एक कागज के ऊपर एक चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली से आए हुए आईएएस अधिकारी हैं कि चंडीगढ़ के सचिवालय में हम लोग समीक्षा करने के लिए आए हैं। आज संडे का दिन है तो हमारी छुट्टी है, तो हम लोगों ने सोचा ये अधिवेशन देखने के लिए आ जाए। तो हम यहाँ आए हुए हैं। गेट पर आपके जो बीबीएफ के लोग हैं वो हमको अंदर आने नहीं दे रहे हैं, तो कृपया आप इनको निर्देश दीजिए कि हम कम से कम अंदर आकर बैठकर सुन सके। तो 2 में से एक आदमी डंडा लेकर खड़ा रहा, कहा कि आप यहीं खड़े रहिए। एक आदमी काशीराम जी को मिलने के लिए गया, कंट्रोल रूम में काशीराम जी को स्टेज पर बैठे थे बुलाया गया और उधर उनको मैसेज दिया गया कि ऐसा ऐसा उचित है। तो काशीराम जी ने उनको कहा कि ठीक है, उनको बे कंट्रोल रूम में ले आओ। तो उनको वो कंट्रोल रूम में लेके गए और वहाँ उनको काशीराम जी ने कुछ बातचीत की, फिर उनको उन्होंने वो सामने वाले रो में बैठने के लिए इजाज़त दी। अधिवेशन जब समाप्त हुआ वो लोग दिल्ली चले गए। तो उधर से उन्होंने 25,000 रुपए का चेक मामसेव का हरदयान सिंह रोड करोल बाग में एक चेक भेजा और तो वो 1 महीने के बाद चेक भेजा। तो काशीराम जी वो बात भूल गए थे। तो जो आदमी चेक लेकर आया था उसको पूछा भी ये किसने लिखे हुए हैं? कि बोले वो फला फला आईएएस अधिकारी है। तो उसको काशीराम जी ने कहा उसका कोई टेलीफोन नंबर है? टेलीफोन पर सेंट्रल ऑफिस से काशीराम जी ने उनसे बात की और बात करके कहा कि ये चेक अधिवेशन के लिए आप दे रहे हैं, क्यों दे रहे? तो वो सारा किस्सा उन्होंने बताया कि किस तरह से आपके बीबीएफ के लोगों ने हमको अधिवेशन में आने से रोका। रोकने के बाद
फिर जिस सिस्टम के तहत हमको अंदर लेके जाया गया, बिठाया गया, उससे हम बहुत प्रभावित हो गए कि अगर, क्योंकि हम ऐसा ही मानते थे कि बैकवर्ड क्लासेस का संगठन होगा, अनुशासन बिल्कुल नहीं होगा। बैकवर्ड क्लास का संगठन होगा तो अनुशासन बिल्कुल नहीं होगा, और अनुशासन नहीं होगा तो कोई भी लक्ष्य, कोई भी उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यहाँ पर हमने वो अनुशासन देखा, तो इसलिए हमको लगा कि इस काम को मदद करना चाहिए, इसलिए ये 25,000 रुपये का चेक हम आपको यहाँ देने के लिए भेज रहे हैं कि अधिवेशन के लिए। तो कांशीराम जी ने कहा वो अधिवेशन हो गया है, उसका खर्चा हमने बंद कर दिया है वो टाइटल में, अब हम पैसा नहीं ले सकते। तो वो IAS अधिकारी ने पूछा कि किसी दूसरे टाइटल में ले लो। तो कांशीराम जी ने कहा कि ये चेक का जो टाइटल है तो चेंज करना होगा, दूसरा चेक बना के भेजो कि बामसेफ की गतिविधियां आगे बढ़ाने के लिए हम आपको ये मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अनुशासन है वो IAS अधिकारियों को ऐसा लगा, अनुशासन है तो ये लोग कुछ काम करने लायक लोग हैं, ये लोग कुछ सीरियस किस्म के लोग हैं, ये गंभीर किस्म के लोग हैं, ये विचार करने वाले लोग हैं, अमल करने वाले लोग हैं, ऐसा उनको लगा। और इस तरह से अब जो अंग्रेज है, हमने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कार्यक्रम किया, समय कम पड़ा तो हम लोगों को लास्ट में फिर थोड़े समय में चाय पानी लोगों को करना पड़ा। तो वहाँ काम करने वाला एक अंग्रेज आया, उसने कहा कि ये 6 बजे खाली करना होगा। आप कैसा खाली करोगे, इतने सारे 200 लोग हैं। तो अंग्रेज लोग अनुशासन के बारे में बहुत सख्त और बहुत प्रिय लोग हैं, अनुशासन प्रिय लोग हैं। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। भंते संघ रक्षित यहाँ त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ नाम का संगठन चलाते थे, वो लंदन गए। वहाँ के एक यूनिवर्सिटी ने उनको यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए निमंत्रण दिया। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया। जब वो भाषण देने के लिए समय आया तो कार्यक्रम में समय के पहले 5-10 मिनट आना चाहिए, ऐसा अंग्रेज लोग सोचते हैं। तो वो समय पूरा हुआ, मगर वो भंते संरक्षित जो है वो भी अंग्रेज थे, वो नहीं आए। तो वो वाइस चांसलर जो था वो गेट पर बाहर आ गया, खड़ा हो गया बाहर। 2 मिनट के बाद में भंते संरक्षित वहां आए। आने के बाद वो वाइस चांसलर ने उनको कहा, भंते को, 2 मिनट आप लेट है। तो भंते संरक्षित ने कहा, 25 साल में भारत में रहा, थोड़ा तो भारतीय लोगों का मेरे ऊपर प्रणाम होगा। 25 साल में भारत में रहा तो भारतीय लोगों का कुछ तो परिणाम मेरे ऊपर होगा। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की, ज़्यादा लेट ना हो, 2 मिनट हुआ तो थोड़ा बहुत परिणाम हुआ है। तो हमारे जो लोग हैं वो अनुशासन के बारे में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, और इस वजह से हम लोग संगठित शक्ति निर्माण करने के बारे में बहुत कमज़ोर है। हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि लोग केवल इकट्ठा आने मात्र से शक्ति का निर्माण नहीं होता। लोगों के केवल इकट्ठा आने मात्र से, क्योंकि लोग तो बाजार में भी इकट्ठा हो जाते हैं, तो बाजार को संगठन तो नहीं कहा जा सकता। तो लोगों के इकट्ठा आने मात्र से संगठन नहीं बनता है, यह शक्ति का निर्माण नहीं होता है। संगठन तब बनता है जब एक मकसद को लोग स्वीकार कर ले, एक विचारधारा को स्वीकार कर ले, और
उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए और वो कार्य प्रणाली के दायरे में रहकर कार्य करे तो संगठन बनता है, और फिर वो संगठन साधन में रूपांतरित होता है और वो साधन उद्देश्य पूर्ति के लिए कार्य करता है। एक ह्यूमन होता है, एक ह्यूमन रिसोर्स होता है। हर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन रिसोर्स है। हर ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। ह्यूमन रिसोर्स तब होता है जब वो उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध होकर अनुशासन के दायरे में रहकर काम करता है। तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जब हमने कहा कि 6 बजने के पहले ये सारे लोग ये हॉल खाली कर देंगे, तो 6 बजने के 2-4 मिनट पहले वो सारा का सारा हमने खाली कर दिया। वो अंग्रेज अवाक हो गया, भारतीय लोग इतने अनुशासन में काम कर रहे हैं। वो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। हम लोग इमीडिएट जो है वहां से निकलकर बाहर आ गए और बाहर आकर सीधा जो ओल्ड एकेडमिक लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की जो बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग की तरफ जहां बाबा साहब अम्बेडकर का बस्ट लगा हुआ है और छुट्टी का दिन है, वहाँ सफाई चल रही है, तो हमको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। बाबा साहब अम्बेडकर के बस्ट के पास लोग देखना चाहते थे कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का बस्ट लगा हुआ है कि रियल लगा हुआ है। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, रियल लगा हुआ है, तो वो देखना चाहते थे। फिर जब उनको बाबा साहब अम्बेडकर दिखाई दिया बस्ट में, तो कहा फोटो भी हम निकालना चाहते हैं। तो सारे लोगों ने फिर वहाँ फोटो भी निकाला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनुशासन के बगैर हम शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते, और शक्ति जो है वो दुनिया में गतिशीलता पैदा करती है। ये पंखा घूम रहा है तो बिजली है, बिजली यानी ऊर्जा है, शक्ति है। वो शक्ति इसमें सप्लाई हो रही है, इसलिए ये गति से घूम रहा है। तो ये जो डायनामिक पॉलिसी है, डायनामिक जो शब्द है, ये शब्द स्टैटिक जो अंग्रेजी शब्द है इसके विरुद्ध है। जो स्टैटिक शब्द है उसके विरुद्ध है। डायनामिक शब्द का अगर हम ट्रांसलेशन करें तो निरंतर परिवर्तनशील नीति, निरंतर परिवर्तनशील एवं गतिशील नीति। डायनामिक पॉलिसी का अर्थ है निरंतर परिवर्तनशील एवं गतिशील नीति। वो कैसे? निरंतर परिवर्तनशील का क्या मतलब? क्योंकि जैसे आपको ऐसे लगेगा कि ये जैसे अभी यहाँ पर ये हॉल में आप लोग बैठे हैं, इससे बड़ा हॉल ऊपर है, उधर पूरा भरा हुआ है, इसके बावजूद भी साइड में लोग है और वो उधर भी है, इधर भी है। तो पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इतने लोग नहीं हुआ करते थे। ये तो राज्य अधिवेशन है। पहले राष्ट्रीय अधिवेशन में भी इतने लोग नहीं हुआ करते थे। तो उसके हिसाब से हम अपना पॉलिसी बनाते थे। जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी औकात है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाते थे। जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे पॉलिसी में चेंज होगा। निरंतर परिवर्तनशील एवं गतिशील नीति। जैसे जैसे हमारी ताकत बढ़ेगी वैसे वैसे पॉलिसी में चेंज होता रहेगा। उद्देश्य में चेंज नहीं होगा, विचारधारा में चेंज नहीं होगा। और अगर विचारधारा में कोई चेंज हुआ तो वो केवल काल बाह्य है। जितनी चीज़ें काल बाह्य है वो आउटडेटेड हो जाएगी और उसमें नई आवश्यकता के अनुसार परिस्थितियां बदल रही है,
आप लोग बाबा साहब आम्बेडकर का किताब लोगे और उसमें पढ़ोगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या लिखा। अब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 90 में शुरू हुआ। बाबा साहब आम्बेडकर का मृत्यु 56 में हुआ। तो 90 की पॉलिसी 56 के पहले कैसे लिखी मिलेगी उनकी किताब में? उनके समय में जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में वो अपनी पॉलिसी बनाएंगे और वो पॉलिसी वो अपने लेवल पर बनाकर उस पर अमल करने का काम करेंगे। और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने जो सेपरेट इलेक्टोरेट का मुद्दा है उसके पहले उन्होंने कम्युनल जो इलेक्टोरेट है मुस्लिम्स लोगों का उसका विरोध किया था। यह रिकॉर्ड है कि मुस्लिम्स लोगों के कम्युनल इलेक्टोरेट का बाबा साहब आम्बेडकर ने विरोध किया था। बाद में जब 27 को उनके लोगों की ब्राह्मणों ने पिटाई की और 1930 को पिटाई की तो उनको लगा कि इसके सिवा कोई विकल्प नहीं।